नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, मोदी ने कहा खेला खत्म होगा तो ममता बोली बीजेपी दंगाइयों की पार्टी। महिलाओं पर बेहुदा बयानों के बाद घिरे तीरथ रावत, गालियों की बौछार। सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में राखी बांधने पर जमानत वाला आदेश उल्टा। यूएन ने कहा अगर कोरोना वर्षों तक रहा तो मौसमी बीमारी बन सकता है। वाजे की गिरफ्तारी के मामले में सियासत तेज, फडणवीस ने उद्धव को घेरा। खास खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों का हक छीनकर दूसरों को दे दिया गया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पर उनके कहने का मतलब साफ है कि उनके निशाने पर कौन है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, जो आपका हक था वो छीन कर किसी और को दे दिया गया। यदि दीदी को अनुसूचित जाति के लोगों की परवाह रहती तो वे ऐसा नहीं करती, पर उन्हें सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विकास का भरोसा दिलाया और कहा कि टीएमसी कहती है कि खेला होगा, लेकिन बीजेपी का कहना है अब खेला खत्म होगा और विकास होगा। वहीं ममता बनर्जी ने अमलसूली में एक जनसभा में बीजेपी को दंगाइयों की पार्टी बताया और कहा कि वो बस सपने दिखाकर वोट लूटने आते हैं और वोट के बाद भूल जाते हैं। ममता ने कहा कि जब ये लुटेरे वोट मांगने आए तो इनको बर्तनों से मारकर भगाओ। ममता ने कहा कि वो बाघ हैं, सिर नहीं झुकाने वाली, मैं केवल जनता के सामने सिर झुकाती हूं। तो ये सारे चुनावी पैतरेबाजी हैं, चुनावी बयानबाजी है, एक दूसरे पर उनकी कमजोर नब्ज पकड़कर हमले करने की रणनीति है। चुनावी रणनीति में इस तरह के गर्मा गर्म माहौल में लगातार इस तरह के बयान दिए जाते हैं ताकि दूसरा जो विपक्ष है उसको डिफेंसिव मोड में लाया जा सके और जनता के बीच में उसके बारे में धारणा बदली जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी लगातार तृणमूल कांग्रेस पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है और ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ भी उन्होंने यही कहा है, बल्कि इसमें एक और उन्होंने आरोप जोड़ दिया है और वो ये कि अनुसूचित जाति के हकों को ममता बनर्जी ने उन्हें नहीं दिया है और उन्हीं में कटौती करके मुसलमानों को दे दिया है। तो जाहिर है कि ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है और वो हर जगह अनुसूचित जाति के वोटों को बांटने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी की रणनीति ये है कि जो भी तबका तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा है उसको मुसलमानों का हवाला देकर किसी तरह से तोड़कर अपने साथ मिला लिया जाए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के तेवर भी कम नहीं नजर आ रहे हैं, बल्कि और तीखे होते जा रहे हैं। अब सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी को दंगाइयों की पार्टी करार दिया है। हालांकि ममता बनर्जी का अतीत रहा है, वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुकी हैं, बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं और हर कोई जानता है कि कल को अगर मौका पड़ा तो तृणमूल कांग्रेस फिर पलटा खा सकती है, ममता बनर्जी फिर से बीजेपी से हाथ मिला सकती हैं। लेकिन ये चुनावी मौका है, चुनावी माहौल है और मुख्य जो विपक्षी दल उन्हें नजर आ रहा है वो बीजेपी है और ऐसे में ये सीधे हमला करने की रणनीति उन्होंने अपनाई है। इस हमले से वो मुसलमानों को भी ये संदेश दे रही हैं कि ये जो है ये पार्टी दंगाइयों की पार्टी है और इसलिए आपको अगर इन दंगाइयों से बचना है तो हमारे साथ आना होगा, हमें वोट करना पड़ेगा। साथ ही वो पूरे प्रदेश में एक शांतिपूर्ण माहौल की तरफ भी इशारा कर रही हैं कि अगर ये पार्टी आई तो राज्य में हिंदू मुसलमानों के बीच में टकराव, हिंसा की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। तो दोनों नेता अपनी अपनी तरह से वोटों के मन में असुरक्षा बोध, भेदभाव और इस तरह की चीजें भरकर अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की महिलाओं के कपड़ों को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद
उनकी खासी आलोचना हो रही है। नए नए मुख्यमंत्री बने रावत ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि एनजीओ चलाने वाली एक महिला की फटी जीन्स को देखकर वे हैरान रह गए थे। उन्होंने इसे संस्कारों से जोड़ दिया था। इसे लेकर बवाल चल ही रहा था कि एक और वीडियो सामने आ गया जिसमें मुख्यमंत्री फिर से महिलाओं के कपड़ों को लेकर बेहूदगी भरे बयान दे रहे हैं। इस वीडियो में मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में कहते हैं, जब मैं श्रीनगर में पढ़ता था, पहाड़ की एक लड़की जो चंडीगढ़ में पढ़ती थी वापस आई। उसे लड़के ऐसे देख रहे थे जैसे बम्बई से आई हो। कुछ दिन तक उसका ऐसा मजाक बना क्योंकि सारे लड़कों ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो और बदन दिखा रहे हो। रावत के इन बेहुदे बयानों पर सोशल मीडिया पर माहौल गर्म है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके रावत को निशाने पर लिया है। महुआ ने कहा है कि आप स्टेट चलाते हो और दिमाग से फटे हुए दिखते हो। महुआ ने एक और ट्वीट में कहा, सीएम साहब, जब आपको देखा तो ऊपर नीचे आगे पीछे हमें सिर्फ बेशर्म बेहुदा आदमी दिखता है। सीपीआई एमएल की पोलित ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्णन ने ट्वीट किया है कि महिला से मिलें तो उनके काम, उनके विचारों से पहचानें, बल्कि उनके घुटने आदि ढके हैं नहीं, इस पर नजर न चलाएं। महिला के कपड़े बाजारू नहीं, आपकी सोच बलात्कारी है। तो अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत, और ऐसा लगता है कि उनके अंदर जो भी विचार संपदा रही है वो अब उड़ेले दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनकी समझ में कमी है, खोट है, उनकी भावनाएं कुंठित हैं, और वो कुंठा से जो विचार जन्मते हैं ठीक उसी तरह का वो परिलक्षित हो रहे हैं उनके बयानों में। वो महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो जाहिर है कि महिलाएं उबलेंगी। महिलाओं के कपड़ों को लेकर जब भी किसी तरह की इस तरह की टिप्पणियां की गई हैं तो उसकी खैर नहीं रही है। और ये रवैया भी एक तरह का पुरुषवादी है, मर्दवादी रवैया है, जो नारियों को, स्त्रियों को केवल उनके कपड़ों से नापना तौलना चाहता है, उनके विचारों की, उनकी प्रतिभा की कदर नहीं करता है। और एक जो संस्कारी किस्म का सोच होता है, जड़वादी, रूढ़वादी, उसमें वो महिलाओं को बांधना चाहता है ताकि वो उसके नियंत्रण में रहे। ये पूरी जो विचारधारा है वो आरएसएस के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और तीरथ रावत आरएसएस से ही निकल कर आए हैं। तीरथ रावत हाफ पैंट पहनते थे पहले, पूरी आरएसएस हाफ पैंट पहनती थी, और हम सब जानते हैं कि नंगी जांघों के साथ घूमना कितनी बेशर्मी की बात होती है। लेकिन चूंकि हमारा समाज मर्दवादी है तो उसमें अश्लीलता नहीं दिखता। लेकिन अगर पुरुष, मर्द, औरतें कोई जीन्स, फटी जीन्स का एक ट्रेंड है, पहन लेती हैं तो उनमें अश्लीलता दिखने लगती है, उसमें समाज के लिए बुरे संदेश नजर आने लगते हैं। तो ये एक कहना चाहिए कि तीरथ सिंह रावत की अपनी आंतरिक कमजोरियां हैं, और जो उन पर टिप्पणियां की गई हैं, एक तरह की ये मानसिकता स्त्री विरोधी तो है ही, लेकिन इसमें यौन संबंधी शुचिता भी नजर आ रही है और यौन संबंधी कुंठाएं भी नजर आ रही हैं। इसीलिए अगर कविता कृष्णन कहती हैं कि ये एक सोच बलात्कारियों वाला है तो ये काफी हद तक सही है। अगली खबर लेते हैं। यौन उत्पीड़न मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को आज सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया है जिसमें यौन दुर्व्यवहार के आरोपी को पीड़िता को राखी बांधने की शर्त पर जमानत देने को कहा था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 9 महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए ऐसे अपराधों में स्टीरियोटाइप टिप्पणियों से बचने को कहा। याचिका में महिला वकीलों ने कहा था कि अदालतों के ऐसे आदेश महिलाओं को एक वस्तु की तरह दिखाते हैं। बता दें कि मामला इंदौर का है, जहां अप्रैल 2020 में महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले विक्रम बागरी ने जमानत की मांग की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को सशर्त जमानत दी थी। इसमें एक शर्त यह थी कि आरोपी रक्षाबंधन पर पीड़ित के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा और रक्षा का वचन देगा। बता दें, आरोपी विक्रम बागरी उज्जैन जेल में बंद हैं। जस्टिस रोहित आर्या की सिंगल बेंच ने आरोपी को 50,000 के मुचलके के साथ जमानत दी है। तो सबसे पहले जस्टिस रोहित आर्या को आप समझ लें, ये वही शख्स हैं जिन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को
जेल भेजा था, उनको जमानत देने से मना कर दिया था और बिना कुछ जांच पड़ताल के ये सारा उनके बारे में कह दिया था कि ये मानसिकता खराब है, ये दूसरे धर्मों के खिलाफ टिप्पणी देना आपराधिक है, वगैरह वगैरह इस तरह की तमाम टिप्पणियां कर डाली थी। और अब ये जो दूसरा जमानत वाला मामला आया है, इससे भी उनकी मानसिकता का पता चलता है कि वो एक खास तरह की रूढ़िवादी हिंदुत्ववादी मानसिकता से ग्रस्त जज हैं और इस तरह के फैसले दे रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मुख्य प्रधान न्यायाधीश बोबडे ने भी कहा था एक ऐसे ही मामले में कि अगर जो बलात्कारी है या बलात्कार का प्रयास करने वाला है वो अगर पीड़िता से शादी कर ले तो उसको रियायत दी जा सकती है, और इस पर भी अच्छा हंगामा मचा था। इस तरह के मामले पहले भी हो चुके हैं। कई अदालतों ने पीड़िता के साथ बलात्कारियों की शादी करने के प्रस्ताव रखे हैं और उन प्रस्तावों पर विचार भी किया है। तो इस तरह से ये पूरी अदालत में के कामकाज पर एक टिप्पणी है। जो जज हैं उनकी मानसिक सोच पर भी एक टिप्पणी है कि आखिरकार वो अपराध को इस तरह से क्यों मटिया देना चाहते हैं, अपराधियों को क्यों इस तरह से छोटी सी शर्त लगाकर मुक्त कर देना चाहते हैं। अब विक्रम बागरी जैसा व्यक्ति जो घर में घुसकर छेड़छाड़ कर रहा था, उसको केवल राखी बांधने की शर्त पर छोड़ने का, जमानत देने का प्रस्ताव करना, ये अजीबोगरीब है। ये न्याय के सिद्धांतों के बिल्कुल उलट है, खिलाफ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस जो फैसला उल्टा है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये नज़ीर बनना चाहिए और ये मैसेज देश भर के जजों में जाना चाहिए कि आप अपराध में इस तरह के खेल नहीं करेंगे। आप अपराध को कानून के तहत देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और उस पर सजा सुनाएंगे जो कानून की किताबों में जिनका वर्णन है उनके हिसाब से चलेंगे, ना कि अपने ये जो स्वविवेक वाला मामला है और वो स्वविवेक आपकी बहुत तरह की विचारधारा और परिवरिश से प्रेरित होता है, उससे न्याय के सिद्धांत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगली खबर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की कमेटी ने कहा है कि धीरे धीरे कोरोना के मौसमी बीमारी की तरह हो जाने की आशंका है। इसका मतलब है कि कोरोना लंबे समय तक रहा तो दुनिया को कोरोना जैसे वायरस से फैलने वाली एक और मौसमी बीमारी के लिए तैयार रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने विशेषज्ञों की एक कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो इस रहस्य का पता लगाए कि मौसम और हवा की गुणवत्ता का कोरोना के फैलने पर क्या असर होता है। कमेटी में 16 विशेषज्ञ थे। इस टीम ने कोरोना संक्रमण के फैलने के शुरुआती समय से लेकर अब तक की परिस्थितियों का जायजा लिया और उसके बाद ये कहा कि सांस से जुड़े वायरल संक्रमण अक्सर मौसमी होते हैं, विशेष रूप से इन्फ्लुएंजा शरद ऋतु सर्दियों में शिखर पर होता है। तो सवाल है कि अब तक क्या कोरोना संक्रमण के मामले में मौसम के अनुसार कम या ज्यादा होते रहे हैं? संक्रमण के मामलों को देखने पर ऐसा नहीं लगता है। वहीं दूसरी ओर भारत में कोरोना एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है। लगातार 8वें दिन 20,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बुधवार को भारत में 35,871 नए मामले दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके कहा भी है कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकना होगा। कई राज्यों के शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की, उन वैज्ञानिकों ने पिछले जो वायरस फैले हैं उनके ट्रेंड का भी अध्ययन किया होगा और ये कोरोना के वायरस का जो चरित्र है उसको भी देखा है और पूरी दुनिया भर में मौसम के हिसाब से ये कोरोना किस तरह से फैलता है या ख़त्म होता है उसका भी अध्ययन किया है। और उसके बाद वो एक निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं कि धीरे धीरे चलकर कोरोना हो सकता है कि ये मौसमी बीमारी में तब्दील हो जाए। जैसा सर्दी जुकाम के मौसम में हमें बीमारियां होती हैं, फ्लू वगैरह, उसी तरह से एक ये भी हो जाए। और जाहिर है कि टीके भी हमें फिर इसके हिसाब से नियमित लेने भी पड़ सकते हैं। तो इस बीमारी का अभी अध्ययन ही चल रहा है। इसे शुरुआती अध्ययन के तौर पर देखा जाना चाहिए कि ये भी एक संभावना है जो आगे चलकर हो सकती है। और अगर ऐसा है तो हमें कोरोना के साथ जीने का
तरीका सीखना पड़ेगा। हमें कैसे इसके साथ निभाना है, कैसे इससे बचना है, ये तमाम तौर तरीके हमें आने चाहिए। तो जो धीरे धीरे हमें सीखने पड़ेंगे। दवाइयाँ भी तब तक और आ जाएंगी, टीके भी और बेहतर आ सकते हैं, तो हमें उसका इंतज़ार भी करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक तो हमें तब तक कड़ाई और ढिलाई का संतुलन बनाकर चलना होगा ताकि हम इस बीमारी के शिकंजे में ना आए। हम देख रहे हैं कि भारत में एकदम से पिछले 1-1.5 महीने में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है और 35,000 तक, जो कि 3 महीने से ज़्यादा समय में ये सबसे ज़्यादा संख्या इसकी हो गई है। तो ये दूसरी लहर की बात की जा रही है। अभी कुछ राज्यों तक सीमित है, दूसरे राज्यों में भी फैला तो एक बार फिर से हम उस संख्या तक पहुंच सकते हैं जिसकी वजह से पूरे देश भर में आतंक मचा था, अफरा तफरी मची थी और लॉकडाउन की लगातार नौबत आ रही थी जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक तरह से ध्वस्त कर दिया है। तो ये सावधानी का समय है और इंतज़ार करने का समय है कि सही इलाज इसका आ जाए। वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीन से जितना संभव हो सके उसको रोका जाना चाहिए और इसके अध्ययन का सिलसिला भी जारी रहेगा। आज की अंतिम खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विस्फोटक कार मामले में गिरफ्तार किए गए सचिन वाजे से उद्धव ठाकरे के संबंध का आरोप लगाते हुए कहा है कि 2018 में ठाकरे ने उन्हें सचिन वाजे को मुंबई पुलिस में बहाल करने के लिए फोन किया था, लेकिन उन्होंने कानूनी सलाह लेने के बाद सचिन वाजे को मुंबई पुलिस में बहाल करने से मना कर दिया था। फडणवीस के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि आखिरकार उद्धव ठाकरे एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की इतनी हिमायत क्यों कर रहे थे। परमबीर सिंह के तबादले के बाद देवेंद्र फडणवीस ने परमबीर सिंह और सचिन वाजे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फडणवीस का कहना है कि सचिन वाजे मुंबई में उगाही का धंधा चलाते थे और उसकी जानकारी परमबीर सिंह को भी रहती थी। सचिन वाजे और परमबीर किसकी शह से ये सब काम कर रहे थे, इसकी जांच होनी चाहिए। उधर मनसुख हिरेन मौत मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र एटीएस को मनसुख की डायटम टेस्ट रिपोर्ट मिल गई है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मनसुख हिरेन जब पानी में गिरे थे तो वो जिंदा थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले मनसुख के साथ मारपीट की गई और फिर उनको खाड़ी में फेंक दिया। वहीं शिवसेना प्रवक्ता किशोर तिवारी का कहना है कि ये बीजेपी ने शिवसेना सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची है। उनका कहना है कि बीजेपी भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार को अस्थिर करना चाहती है। बता दें कि 1 महीने पहले 29 जनवरी को दिल्ली में इजरायल दूतावास के सामने बम विस्फोट की घटना भी छोटी घटना नहीं थी, जहां से कुछ मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बीटिंग रिट्रीट समारोह के बाद गुजरा था। अंबानी केस और इजरायल दूतावास की घटना की जांच गृह मंत्रालय ने एनआईओ को सौंप दी थी। एक में मुंबई पुलिस कमिश्नर नप गए, दूसरे के बारे में देश को अब तक पता नहीं है कि जिम्मेदारी किसकी रही। दिल्ली पुलिस की रिपोर्टिंग सीधे गृह मंत्री अमित शाह को है। तो बहुत साफ है कि इस मामले को अब सियासी रंग दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, उसके पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसीलिए मोर्चा खोल रहे हैं कि सचिन वाजे ने अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था और परमबीर सिंह से अर्णब गोस्वामी का सीधा पंगा चला था। हम जानते हैं कि लाइव अर्णब गोस्वामी ने अटैक किया था परमबीर सिंह पर। तो ये दोनों निशाने पर थे और जाहिर है कि केंद्र सरकार का भी इस पूरे अभियान में बरदहस्त था। तो ये पूरी राजनीति का अब अगर फडणवीस ये आरोप लगा रहे हैं कि सचिन वाजे उगाही करता था, उनकी सरकार उस समय थी तो उन्होंने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आज शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार है तो उन्हें ये सब क्यों याद आ रहा है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि हर सरकार के कुछ अपने पुलिस वाले खास होते हैं, कुछ अपने अफसर खास होते हैं और उनको वो बचाते हैं। तो फडणवीस के भी अपने पुलिस अफसर और दूसरे जो नौकरशाह या अधिकारी होते हैं खास होते हैं, उनको भी वो छूट मिली होगी। तो ये एक तरह का कहना चाहिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप राजनीति से प्रेरित हैं, ना कि सच्चाई से। और एनआईए का इस पूरे मामले में कूदना भी राजनीति से प्रेरित था। अब देखते हैं कि ये मसला जो है क्या मोड़ अख्तियार करता है।
तो दोस्तों ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।